मैम 50 साल की बात आप कर रहे हो। देवीलाल देवीलाल हु वाज देवीलाल फॉर यू? देवीलाल वॉज द किंग मेकर अच्छा। फॉर विश्वनाथ प्रताप सिंह। हालांकि विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी से अलग हुए, उनके फाइनेंस मिनिस्टर बने और बहुत लॉयलिस्ट से गांधी फैमिली के। संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, जो कि उनके सक्सेसर होने वाले थे, 1980 में क्रैश में उनकी डेथ हो गई। और उनके मरने के 10 दिन पहले ही उन्होंने वीपी सिंह को चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी बनाया था। एकदम लॉयलिस्ट माने जाते थे। फिर राजीव गांधी जब पावर में आए तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, प्रणब मुखर्जी को नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह को। और फिर उनके का मनमुटाव हुआ, डिफरेंसेस हो गए। वीपी सिंह मिस्टर क्लीन बन गए, उन्होंने बिजनेसेस के खिलाफ रेड किए। और राजीव गांधी जो मिस्टर क्लीन हुए थे, शुरुआत हुई थी, वो उल्टा ही उनका हो गया। फिर बॉफर्स का मामला सामने आया, दलाली का मामला गन डील में, स्वीडिश गन की। तो कुल मिला के राजीव गांधी और वीपी सिंह ने जो मुहिम छेड़ी, जिसमें और लोग भी शामिल हुए कांग्रेस के, और पूरे ऑपोजिशन को, राइट एंड लेफ्ट के ऑपोजिशन को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे। 2.5 साल में, जो अभी तक अभी ऑपोजिशन कर रहा है ना, 2.5 साल में, और राजीव गांधी की 414 सीटों वाली मेजॉरिटी को ख़त्म कर दिया, 197 पे ले आए और उनकी जगह गद्दी पे बैठे प्रधानमंत्री होके 2.5 साल में वीपी सिंह। तो उनको जब सारी मुहिम चली 2.5 साल में एंटी कांग्रेस की, उसको हेल्प करने वाले और उसकी वैल्यू देखने वाले देवीलाल थे। देवीलाल हरियाणा में जीते थे 87 में, आपको याद होगा। सोमपाल जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको मामा जी बुलाते थे, सोमपाल हैं। तो उन्होंने मतलब मीडिएट किया था। कुछ लोगों ने कहा आप बात कर लीजिए। और पहले जब देवीलाल से मिलने गए, वीपी सिंह अभी कांग्रेस से बाहर निकले थे। तो 87 मिडिल की बात है ये। तो देवीलाल ने कहा देखो, उन्होंने कहा देखो आप बात करिए इनसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हम अपनी सरकार बनाएंगे तो इनको वजीर फजीर बना देंगे, इनको कुछ वीपी सिंह को हम अपना करने वाले हैं ऑपोजिशन यूनिटी। तो कुछ हफ्तों बाद उन्होंने कहा सोमपाल को मुझे आके मिलो। अच्छा। और सोमपाल जब मिलने गए तो कहा तुम वीपी सिंह की बात कर रहे थे तो मुझे मिलवाओ, अब मैं उनके पास चलता हूँ, मुझे ले जाओ। तो सोमपाल ने कहा ये चेंज कैसे हुआ है? तो उन्होंने कहा मैंने अपने लोगों को भेजा, इंटेलिजेंस भी और उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है कि वीपी सिंह के लिए बहुत रिस्पांस हो रहा है। अच्छा। जो एंटी करप्शन और राजीव के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी बोफर्स को लेके। तो फिर दोनों में मीटिंग हुई और देवीलाल ने वीपी सिंह को सपोर्ट किया। और वो जो एक निर्णय था, उसकी वजह से और लोग भी धीरे धीरे और पार्टियां भी साथ साथ जुड़ती गई। और 1989 में जब इलेक्शन हुआ तो वीपी सिंह जब उभरे, और देवीलाल ऑल थ्रू दिस कैंपेन जो 89 के इलेक्शन का था, वो वीपी सिंह को प्रोजेक्ट करते थे भावी प्रधानमंत्री। अच्छा। लेकिन जब वक्त आया प्रधानमंत्री बनने का और इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए, तो बहुत, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में चल रहा है ना, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, 4-5 दिन हो गए, लेकिन रस्साकशी चल रही थी ना, फडणवीस, एकनाथ शिंदे, हाईकमान। तो उसी तरह उन दिनों भी रस्साकशी चल रही थी, तय नहीं कर पा रहे थे प्रधानमंत्री कौन होगा। और उसका कारण था कि चंद्रशेखर नहीं चाहते थे वीपी सिंह बने, मेरा जूनियर है। और उन्होंने कहीं ना कहीं देवीलाल के मन में ये डाल दिया था आप भी तो बन सकते हो। आपने किया ना सारा कैंपेन, पैसा भी आपने लगाया, चीफ मिनिस्टर थे, तो आप क्यों नहीं बनोगे? और कहीं ना कहीं वो चीज़ घर कर गई थी उनके दिमाग में।
तो कैसे वो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए उनको लगा मुझे, मैं भी बन सकता हूँ, और फिर कैसे उन्होंने अपना निर्णय बदला। वो बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ड्रामा है उस कहानी में, पर उस दिन उस निर्णय ने जैसे प्रधानमंत्री बनाया देवीलाल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को, वो बीज रखे उनकी सरकार के खत्म होने के। अच्छा मैम, हरियाणा भवन में अर्ली मॉर्निंग 3 लोग मिलने आते हैं देवीलाल से, 5 बजे 5:30 बजे उठ जाते हैं वो, वहाँ से ये सारी कहानी स्टार्ट होती है। और वहाँ से आप बताइए, सोमपाल शास्त्री थे, और एक ये अश्वनी थे, और तीसरा ये आपका कुलदीप नायर। कुलदीप नायर, और ये थे। तो इन तीनों को देख के ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि ले भाई 30 तीनों बेवकूफ़ आ गया। नहीं, उन्होंने तो अश्विनी को देख के बोला, और देखो बेड़ा गर्क हो, तीसरा बेवकूफ भी आ गया। वो लोग कह रहे थे कि देवीलाल को विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाना चाहिए। ओम प्रकाश चौटाला बहुत करीब थे चंद्रशेखर के। चंद्रशेखर ने उनको तैनात कर रखा था, वहाँ जगह छोड़ के नहीं जाना, देखना कौन आ रहा है जा रहा है, खबर देते रहना। तो वो उनकी कोशिश ये थी कि देवीलाल बने। तो ये लोग आए थे कि मैंडेट वीपी सिंह के लिए है, जनता वीपी सिंह को चाह रही थी, उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख रही थी, तो आप गलती करेंगे अगर कुछ और करेंगे। तो सोमपाल और उनके देवीलाल के सुबह 5 बजे वो घूमने निकले थे हरियाणा भवन में। तो उन्होंने सोमपाल को बुलाया था, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से ये सब चल रहा था। तो सोमपाल ने कहा, ये भी कहा कि अगर वीपी सिंह बनते हैं तो आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, कुछ ऐसा सोचा जा सकता है, वो कैरेट जैसे कहते हैं ना, ऑफर किया था। तो और फिर कुलदीप नायर आए और ये बोला कि मैंडेट तो बिल्कुल वीपी सिंह के लिए, आप क्या करने जा रहे हो वहाँ बैठे। और अश्विनी मिन्ना, पंजाब केसरी के जो ओनर थे दिल्ली के, वो भी इन्वॉल्व थे। उनसे भी मेरी बहुत लंबी बात हुई थी, अब तो वो रहे नहीं। लेकिन उनका भी ये कहना था, उन्होंने कहा, उनको पट्टी पढ़ाई कि आप गृह मंत्री बन लो। मतलब तो उन्होंने कहा गृह मंत्री का क्या मिलेगा मुझे। तो उन्होंने कहा कि प्लेन भी आपके होंगे बीएसएफ के, और ये आपको मिलेगा, हाँ हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। तो खैर उन्होंने भी ये कहा। तो उन्होंने कहा आप जाके चलो, भेजा इन लोगों को, आप अरुण नेहरू से बात करो। अरुण नेहरू ने पकड़ा हुआ था कि वो सारा मीडिएट कर रहे थे। तो उस दिन बहुत एक्साइटिंग था जब बनने वाले थे। वीपी सिंह के घर पे क्या हो रहा था, लोधी एस्टेट में, 28 लोधी एस्टेट में। फिर हरियाणा भवन में ये सब चल रहा था ड्रामा। फिर अरुण नेहरू के घर 14 अकबर रोड पे क्या ड्रामा चल रहा था। और फाइनली सब कुछ तय हुआ उड़ीसा भवन में। और वो भी लिटरली बुलाया गया था जब 4 बजे लोगों को, उससे 1 घंटा पहले चीज़ें तय हुई उड़ीसा भवन में कि कैसे किया जाएगा। ये जो नौटंकी रची गई उस दिन कि कैसे कौन बनेगा, कैसे बनेगा। वीपी सिंह नहीं चाहते थे कि वोट हो, कॉन्टेस्ट हो। प्रॉब्लम ये थी, वो चाहते थे कि यूनानिमिटी से हो। उनको लग रहा था कि अगर शुरू में ही टूटन हो गई तो फिर आगे क्या होगा, आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वैसे इतने दल मर्ज किए हुए थे, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। तो वो फाइनली जो हुआ उड़ीसा भवन में, वो उपज थी, इकट्ठे हुए ये लोग, बिजू पटनायक, नवीन पटनायक के पिताजी जो बहुत एक्टिव थे, और अरुण नेहरू और देवीलाल। अच्छा, शरद यादव भी थे वहाँ। वीपी भी होंगे शायद, वीपी भी थे शायद। वीपी कुछ समय के लिए थे, चंद्रशेखर को बुलाया गया कुछ समय के लिए, बट ये उपज थी इनकी बेसिकली अरुण नेहरू। और तीसरा कौन सा रह गया, ये पटनायक की। अच्छा, बीजू पटनायक ने बहुत अहम रोल किया। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था कि भाई, ये कहा जाता है कि अरुण नेहरू के दिमाग की उपज थी, सोल टू बीजू पटनायक। अच्छा। और चंद्रशेखर ने मुझे ये कहा था कि अगर बीजू देवीलाल को नहीं कहते तो कोई और
वो मानने वाले नहीं थे। अच्छा। तो बीजू की मानते थे, बीजू पटनायक की, तो उनके कहने से ही और अरुण नेहरू ने बीजू को कन्विंस किया। और सबके मन में ये फीलिंग तो थी और सब लोग मान गए थे, क्योंकि मैंडेट था ही वीपी सिंह के लिए। लोग, जनता चाहती थी वीपी सिंह को। तो और ये उनको सही लगा। पर कैसे इस चीज़ से डील किया जाए, चंद्रशेखर से और देवीलाल से, तो उस जगह उड़ीसा भवन में वो 301 कमरा जो था जहाँ ये सब गुफ्तगू चल रही थी, ये तय हुआ कि पहले देवीलाल को का नाम लिया जाएगा कि उनको प्रधानमंत्री घोषित किया जाएगा। फिर देवीलाल वो ताज अपना वीपी के सर पे रखेंगे। और पर ये भी कहा गया उनको कि आप चंद्रशेखर को ये बता दीजिएगा कि ये होने वाला है। अच्छा। उन्होंने नहीं बताया। सो जब ये सेंट्रल हॉल में हम लोग आए, और मैं एक और जगह चौटाला के यहाँ गई थी। वो खाना वाना खा रहे थे तब? हाँ, और इस समय कोई 2:30 बजे होंगे उस समय। हरीश गुप्ता थे जर्नलिस्ट, वो मेरे साथ थे, और वो यूं थाली थी उनके सामने, और वो हम लोग गए तो यूं उठा के, सर उठा के भी नहीं देखा उन्होंने। अच्छा। उन्होंने कहा जो मतलब हो गया है, और वो बहुत नाखुश थे क्योंकि उनकी कोशिश थी कि देवीलाल बने। तब तक कहानी खत्म हो गई थी, ये पता, मतलब ये सारा वर्कआउट हो गया था। तो ओम प्रकाश ने बताया नहीं? ओम प्रकाश चौटाला ने नहीं, ऑब्वियसली नहीं बताया। तो उन्होंने क्यों नहीं बताया? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्यों नहीं बताया उन्होंने? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इशारा किया कि एवरीथिंग इज अप, पर मतलब छोड़ो यार। हाँ, इस तरह से खाना मतलब। तो फिर हम वहाँ भागे वहाँ से, और फाइनली पहुँचे पार्लियामेंट हाउस, और दरवाजे सेंट्रल हॉल के बंद हो गए थे। हम लोग 2-3 मिनट लेट थे। तो एकदम फिर वहाँ मधु दंडवते को बीजू पटनायक ने श्रीकांत जेना को बोला, तुम जाके बताओ फटाफट कि ये होगा, ताकि लोग हैरान ना हो जाएं कि क्या हो रहा है। तो वो भागे। तो श्रीकांत जेना ने कहा बीजू पटनायक को कि अगर पहले 2 मिनट और 1 मिनट देवीलाल का नाम ले लेते हैं, और मान लो वो दूसरा हिस्सा नहीं करते नौटंकी का, और वो कहते मैं तो चला राष्ट्रपति भवन अपना स्टेक करने के लिए, मेरे को इलेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? तो बीजू पटनायक ने कहा ये रिस्क तो हमें लेना है। तो खैर वो गए, तो मधु दंडवते को ब्रीफ कर दिया था, तो उन्होंने इनवाइट किए। तो जैसे देवीलाल का नाम लिया, धोती कुर्ता, मुझे याद है एक ब्राउन रंग का कार्डिगन उन्होंने पहना हुआ था, तो बस उठे, सीना चौड़ा करके बोले कि हरियाणा में मुझे ताऊ कहते हैं, और मैं चाहता हूँ मैं ताऊ ही रहूँ, और मैं देश ने इलेक्ट किया है विश्वनाथ प्रताप सिंह को, तो वो मैं उनको नॉमिनेट करता हूँ, उनका नाम। तो एकदम जैसे पूरे सेंट्रल हॉल में लोगों ने तालियां पीटना शुरू कर दी, क्योंकि जनरल व्यू तो वही था ना, सेंटिमेंट तो वो था पार्टी का। तो सेकंडिंग में भी अजीत सिंह की आवाज बहुत ऊंचे कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, आई सेकंड इट। और फिर वो हो गया, उनकी इलेक्शन हो गई पार्लियामेंट्री पार्टी का। तुरंत एनटी रामाराव स्टेज में आए, नेशनल फ्रंट की पार्लियामेंट्री पार्टी के, वो तो एक फॉर्मेलिटी थी, कुछ ही एमपीज थे, तो वो हो गया। और चंद्रशेखर इतने तमतमाए हुए थे, मुझे आज भी याद है कहाँ वो बैठे थे, दरवाजे के पास, वो मेन एंट्रेंस के पास, और उन्होंने कहा मुझसे धोखा हुआ है, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा। और फिर वो गए, चले गए भौंसी, और ये लोग पीछे पीछे गए कि आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ आप ये। और उस दिन से उन्होंने खिलाफत करना शुरू कर दिया, अंदर खाने। अब खिलाफत विश्वनाथ प्रताप सिंह और देवीलाल भी कुछ समय तो रहे उनके साथ हिमायती, लेकिन उसी रात जब स्वेरिंग इन होना था, तो कि कुलदीप नायर गए थे वहाँ, पत्रकार थे बहुत। बीजू पटनायक भी गए थे शायद।
बीजू पटनायक भोंसी गए थे चंद्रशेखर से मिलने और उनको मनाने, और वो तो हुआ, बट स्वेरिंग इन जिस दिन हुई ना, उस दिन ये उप प्रधानमंत्री का कोई वो नहीं है। मतलब स्वेरिंग इन आप मिनिस्टर ही लोगे, आपको फिर डिक्लेयर किया जाएगा, पर प्रेसिडेंट बार बार मतलब मंत्री या प्रधानमंत्री बोल रहे थे अपनी तरफ से, फिर फाइनली प्रेसिडेंट गेव अप स्वेरिंग एंड ओथ टेकिंग के टाइम। तो उस दिन शाम को कल कुलदीप नायर ने बताया था ये मुझे कि मैं गया था मिलने, परिवार था, सब एक्साइटेड थे इसका मतलब क्या होने वाला है। और फिर उन्होंने बोला देवीलाल ने, बहुत जल्दी ये उप भी हट जाएगा। अच्छा। और फिर दिया उनको एग्रीकल्चर, दिया उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। वो बार्गेन कर रहे थे होम के लिए, जैसे कि अश्विनी कुमार मिन्ना ने कहा था आप करो, लेकिन अरुण नेहरू हार्ड बार्गेनर थे, उन्होंने कहा नहीं हम गृह मंत्री नहीं देंगे। जो उड़ीसा भवन में बातचीत हुई थी ना, आप तो किसानों में के बारे में इतना सोचते हैं, किसानों के बारे में इतना करना चाहते हैं, आपको एग्रीकल्चर, वो मान गए थे फिर फाइनली। मैम इस देवीलाल फैमिली में इतना फैमिली डिस्प्यूट था, क्या ये भी एक मेजर रीजन रहा था कि वो आपस में बातचीत नहीं करते थे, आपस में भाइयों में इतनी टकरार थी, जैसे ओम प्रकाश में, प्रताप सिंह में, रणजीत में, ये सारे मतलब उन दिनों तो ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत सिंह में थी, बहुत टकराव था, और दोनों अलग अलग गुट के थे। और मेहम में जो इलेक्शन हुआ था, आपको याद है, वहाँ से तो सारा जनता दल का डाउनफॉल शुरू हुआ था। तो वहाँ बहुत धांधलेबाजी हुई, एक शख्स को मार दिया था। तो आई रिमेम्बर जयपाल रेड्डी जो कि स्पोक्स पर्सन थे जनता दल के, 1 महीना हर दिन 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जंतर मंतर जनता पार्टी के ऑफिस में होती थी, हर दिन उनको ग्रिल किया जाता था, बहुत खूबी से वो निकल भी जाते थे वो। बट मेहम के ऊपर, मेहम में क्या हुआ, तो बहुत मतलब राजीव गांधी को हटाया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, करप्शन के मुद्दे पे हटाया, एक नेशनल ऑल्टरनेटिव खड़ा किया, राइट लेफ्ट सब उसमें शामिल थे, वो उनका, और रीजनल पार्टीज को नेशनल गवर्नेंस में लाए। वो ये कहा करते थे कि मेरी असली उपलब्धि ये है कि जो रीजनल पार्टीज को नेशनल मुद्दों पे सोचना, उसको बहुत बड़ी चीज़ वो मानते थे। डीएमके के एक भी एमपी नहीं आया था, उनको सरकार में लिया था। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें वो मानते थे, तो वो उनकी उपलब्धि थी। लेकिन सरकार में इतनी पुल्स एंड प्रेशर्स थे, देवीलाल फिर खिलाफ हो गए, चंद्रशेखर के साथ मिल गए, राजीव गांधी डे 1 से अब ताक में थे कि किस तरह से इनको हिट किया जाए, हटाया जाए। पोतेदार ने तो मुझे उस समय ही कहा था, हमने तय कर लिया था उस साल के नवंबर में हम तब तक आउट करेंगे बीपी सिंह को। तो और फिर बीजेपी जो साथ थी, उसने मंडल डिसीजन से पहले ही तय कर लिया था कि रथ यात्रा होगी सितंबर में। अच्छा। ये गोविंदाचार्य ऑन रिकॉर्ड है कि मंदिर और द रथ यात्रा वाज नॉट अ रिस्पॉन्स टू मंडल, इट इज डिसाइडेड बिफोर दैट। और वीपी कहते थे मंडल वाज अ रिस्पॉन्स टू मंदिर पॉलिटिक्स, उल्टा था जो कि माना जाता है। सही है। तो रथ यात्रा तय कर ली थी इन्होंने कि हम करेंगे, क्वाइट रखा था। तो बीपी को पता था कि बीजेपी भी ज़्यादा देर चलने नहीं देगी उनको। उन्होंने एक बार कहा था कि मुझे लगता था मुझे 2 साल मिलेंगे, पर ये तो फास्ट फॉरवर्ड हो गया, 11 महीने में ही सरकार चली गई। सो देवीलाल चंद्रशेखर विद इन पार्टी, चौटाला विद इन पार्टी खिलाफ थे, राजीव गांधी फ्रॉम द कांग्रेस आउटसाइड, और भाजपा एज अ सपोर्टिंग पार्टी। ओके। सो सारा जैसे कहते हैं ना पिंसर मूवमेंट हो गया। उसके तहत उन्होंने ये कार्ड खेला था, मैं मानती हूँ मंडल का, किसी तरह ओबीसीज ऑफ ऑल पार्टीज विल गेट यूनाइटेड और एक नई पॉलिटिक्स आएगी सामने देश में। और वो हुई भी फिर? वो हुई, पर फायदा उनको नहीं मिला। उन्होंने कहा
एक बार कहा था कि मैंने सेल्फ गोल तो किया पर टांग टूट गई, ये कहा था। गोल तो किया पर टांग टूट गई। उसका फायदा फिर और लोगों को मिला। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये लोग फिर पावर में आए। ये आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी देवीलाल से? आपको या आप मिलते थे कभी? हाँ, कभी कभी मिलते थे, जैसे पार्लियामेंट में मिले। So what kind of personality he was? ही वॉज अ वेरी हार्टी पर्सनालिटी, जैसे होता है ना, मतलब मुंह फट थे। अब ये इन लोगों के बारे में बोलते थे, जैसे कहते हैं ना कि इनको ऊपर से ड्रॉप किया गया पॉलिटिक्स में, ज़मीनी पकड़ इनकी है ही नहीं। मतलब बहुत मुंह फट थे उस मायने में। जो इनकी बट अपने लोगों को लगवाना और वो करना, उसमें उनको वो नहीं थी कि इसका क्या असर होगा। ओके। तो पर ज़मीनी, he was a mass leader. ओके। He was a mass leader. There is no doubt about that.